वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज मैंने लिया है कक्षा 7वीं विषय गणित का पाठ 4 सरल समीकरण। तो मैंने पाठ 4 सरल समीकरण के लिए यहाँ पर एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार की है। उदाहरण स्वरूप, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार कोई भी शिक्षक किसी अन्य शिक्षक की शिक्षण योजना की कॉपी नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप बताया है। आप पाठ्य पुस्तक का गहनता से अध्ययन करके अपने स्तर से इस पाठ के लिए टीचिंग प्लान या शिक्षण योजना बना सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल निशा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अन्य विषयों की या अन्य पाठों की शिक्षण योजना बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो चलिए इस 9 कॉलम पर आधारित आदर्श शिक्षण योजना देखते हैं। तो इस आदर्श शिक्षण योजना में कुल 9 कॉलम हैं। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और आखिरी और 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो मैंने यहाँ पर कक्षा 7वीं विषय गणित का पाठ 4 समीकरण के लिए यहाँ आदर्श शिक्षण योजना तैयार की है, या शिक्षण योजना का मैंने एक उदाहरण दिया है। तो चलिए देखते हैं कि पाठ 4 सरल समीकरण के लिए हमें अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में किन बिंदुओं को लिखना है। तो सबसे पहले हम अवधारणा क्षेत्र जान लेते हैं। अवधारणा क्षेत्र मतलब होता है हम किसी भी पाठ्य वस्तु को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं और यह चिन्हित क्षेत्र ही अवधारणा क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब हमें यहाँ पर ऐसे बिंदुओं को लिखना होता है जिन्हें हमें बच्चों को सिखाना है। मतलब जो कुछ भी हम इस पाठ के लिए बच्चों को सिखाना चाहते हैं उन बिंदुओं को हमें इस कॉलम में लिखना होता है। तो मैंने लिखा है पहला बिंदु चर और अचर की समझ बनाना, दूसरा बिंदु लिखा है एक चर में रैखिक समीकरण को बनाना, तीसरा बिंदु लिखा है एक चर में समीकरणों को संक्रियाओं जोड़ घटा गुणा भाग से हल करवाना, चौथा बिंदु लिखा है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाना। तो इस प्रकार आप इस पाठ के लिए जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उन बिंदुओं या पॉइंट्स को आप यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक। तो इस कॉलम में आपको पाठ का नाम, जो भी पाठ की आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उस पाठ का नाम और क्रमांक लिख देना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पाठ 4 सरल समीकरण। फिर है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना क्या होता है ये जान लेते हैं। तो एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वह होती है जो कि बाल केंद्रित होती है और एकदम प्रारंभिक स्तर की होती है और बहुत ही ज़्यादा रोचक होती है। इसमें हमें बच्चों की अवधारणा को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर भी प्रदान करने चाहिए। ठीक, तो चलिए मैंने यहाँ पर किन बिंदुओं को लिखा है आइए देखते हैं। पहला बिंदु मैंने लिखा है शिक्षक स्थानीय भाषा का उपयोग करके कथनों को लेकर उन्हें सरल समीकरण में बदलते हैं और बच्चों से भी एक चर में रैखिक समीकरण बनवाते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को अवसर भी मिलेगा। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कक्ष में बच्चों को एक चर में समीकरण बनाने का अवसर देते हैं। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है कक्ष में सभी बच्चों को ग्रुप में बांटकर एक चर में रैखिक समीकरणों को हल करने को कहते हैं, जिससे बच्चे मिलकर उस समीकरण को हल करते हैं।
फिर मैंने चौथा बिंदु यहाँ लिखा है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाते हैं। तो इससे बच्चे स्वयं करके सीखते हैं या फिर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, जिसे हम कहते हैं TLM। तो आइए जानते हैं TLM क्या होते हैं। हम कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं और ये सामग्रियां ही क्या कहलाती हैं, TLM। तो देखिए पार्ट 4 सरल समीकरण के लिए कोई ज़्यादा TLM की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने यहाँ पर सूत्र चार्ट लिखा है और डिजिलिप सामग्री लिखा है। फिर अगला कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो इसका मतलब ये है कि हमें पार्ट 4 सरल समीकरण को पढ़ाने के लिए कितने कालखंडों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें यहाँ लिखना है। मतलब आप जितने भी कालखंड में इस अध्याय को समाप्त कर पाएंगे उतने कालखंड आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 9 कालखंड लिख दिए हैं और प्रति कालखंड का हमें समय भी लिख देना है। तो मैंने लिखा है 45 मिनट। अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीखने के संकेतक। तो आइए जानते हैं लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में हमें किन पॉइंट्स को लिखना होता है। हमें यहाँ पर उन पॉइंट्स को लिखना होता है जो बच्चे सीख चुके हैं या फिर उन्हें इस पाठ के अंतर्गत और क्या चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, ऐसे पॉइंट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है बच्चे व्यवहारिक जीवन से जुड़े कथनों से सरल समीकरण बना पाते हैं। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है सरल समीकरणों में संक्रिया लगाकर समीकरणों को हल कर पाते हैं। फिर तीसरा बिंदु मैंने लिखा है समीकरण को संतुष्ट करने के लिए चर का मान क्या रखें यह भी बता पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके अपने स्तर से पॉइंट्स लिए हैं। आप और ज़्यादा पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके दूसरे पॉइंट्स भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो जानते हैं कि मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न क्या होते हैं। तो पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी के सोचने की प्रक्रिया कैसी हो यह भी यहाँ पर पता लगाया जाता है। विद्यार्थी ने क्या सीखा है यह भी यहाँ पता लगाया जाता है और हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेने चाहिए जिसका कोई एक उत्तर ना हो। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए शिक्षक कक्ष में बच्चों से प्रश्न करते हैं संख्याओं x और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण बनाइए। अगला बिंदु मैंने लिखा है अपने पिताजी और दादाजी की आयु पर आधारित सरल समीकरण बनाइए। फिर तीसरा बिंदु मैंने लिखा है निम्न समीकरण को हल करिए 5t धन 28 बराबर 10। फिर अगला बिंदु मैंने लिखा है x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 2 समीकरण बनाइए। तो आप यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने स्तर से दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। आइए जानते हैं कि आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में इस कॉलम में हमें किन बिंदुओं को लिखना है। तो यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है, क्योंकि हम बच्चे को घर में या खेल खेल में वो सीखे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं या ऐसी चीज़ें उनको बताते हैं। तो देखिए मैंने पहला बिंदु यहाँ लिखा है अपने व्यवहारिक जीवन से संबंधित कोई 3 सरल समीकरण बनाइए। हम ये बच्चों को कह सकते हैं, तो वो 3 समीकरण बनाकर लाएंगे। फिर अगला बिंदु मैंने लिखा है बच्चों को पहेली के माध्यम से सरल समीकरण बनाकर लाने को कहें, क्योंकि बच्चों को पहेलियाँ पसंद होती हैं, तो आप पहेली दे करके बच्चों से ये करवा सकते। तो मैंने यहाँ पर एक पहेली लिखा है मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ, मुझे 2 बार लो और 1 जोड़ो, मुझ तक पहुँचने के लिए बराबर में 7 लो। तो इस प्रकार की पहेलियाँ जब हम बच्चों को देंगे तो वो खेल खेल में इन समीकरणों को बनाना और हल करना सीख जाएंगे। आप दूसरी पहेली भी यहाँ लिख सकते हैं अपने स्तर से। फिर आखिरी और 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो इस वाले कॉलम में हमें क्या लिखना होता है, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है अधिगम या प्राप्ति। मतलब हमने जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद बच्चों ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, मतलब जो कुछ भी सीखा है, उसे हमें लर्निंग आउटकम्स वाले कॉलम में लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा है बच्चे सरल समीकरण को हल कर पाते हैं। यहाँ पाठ पढ़ा दिया सरल समीकरण, तो बच्चे इस पाठ में आए हुए समीकरण को हल कर पाते हैं। बच्चे चर और अचर में अंतर कर पाते हैं। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है
बच्चे कथनों को समीकरणों में बदल पाते हैं। तो आई होप मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत में इस वीडियो को लाइक भी करें। तो इसी प्रकार आप अन्य पाठों की भी, मतलब इसके पहले वाले पाठ और इसके बाद वाले पाठों की भी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।